स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट हम लोग अब काम से। ओके, तो हम लोग आज समझने वाले हैं सेल्सफोर्स आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर का जनरल टर्म होता है इंग्लिश में, ठीक है। आर्किटेक्चर मतलब कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बेसिकली पूरा उसका मतलब समझ पाओ, तो एक जनरल इंग्लिश टर्म में आर्किटेक्चर कोई भी चीज़ का हो सकता है। तो इसी तरह से सेल्सफोर्स का क्या आर्किटेक्चर, सेल्सफोर्स कैसा बना हुआ है, उसका कैसे यूज करता है, वो सब का बारे में बताएगा मेनली। तो डिफाइन की terms related to the Salesforce architecture, find information related to trust, explain at least one use case for Salesforce APIs। तो यहाँ पे अब की टर्म्स जो हम लोग अब सीखने जाएंगे, जो Salesforce आर्किटेक्चर में जो भी काम आता है। और फाइंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रस्ट, ट्रस्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग देखेंगे क्या होता है। और एक्सप्लेन एट लीस्ट वन यूज केस। ओके, सेल्सफोर्स एपीआई। एपीआई तुम लोग अभी देखो, एपीआई अभी फिलहाल एपीआई अगर तुम लोग को याद होगा, एपीआई टर्म याद है तुम लोग को? हाँ, तेरा ड्रीम हाउस में जब जाते हैं तो उसका जो पूरा डिटेल दिखाता है उसमें एपीआई में। नहीं नहीं, ड्रीम हाउस में नहीं था। ये कस्टम फील्ड और ऑब्जेक्ट में बताए थे ना, कि सामने जो दिखता है वो लेबल होता है, पीछे जो दिखता है वो एपीआई नेम होता है। तो दो टाइप का नाम बताए थे, एक लेबल जो सामने दिखता है वो लेबल, हाँ, फर्स्ट और में एक हाँ। होता है पीछे वाला नाम। पीछे वाला नाम जो हाँ। होता है उसको एपीआई बोलते हैं। तो वो एक एपीआई हुआ, वो एपीआई नेम हुआ। ये जो एपीआई है ये सिमिलर चीजें, डिफरेंट मतलब उसका मीनिंग है, इसको आगे देखेंगे। एपीआई जनरली वो होता है जो कि आज ठीक है, आगे पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो, हम पहले ही तुम लोग को बता दिए थे कि यहाँ से जैसे धीरे धीरे हम जाएंगे, बहुत हाँ। टफ होने वाला है और बहुत हैवी हैवी टर्म होने वाला है। अगर समय नहीं दोगे कोई फायदा नहीं है। अगेन हम बार बार यही चीज रिपीट करते हैं, समय नहीं दोगे कोई फायदा नहीं। यहाँ से डेली जितना को कंप्लीट करेंगे उतना हैवी हैवी टर्म आएगा, उतना हैवी हैवी चीज पढ़ना है। तो बस समय का बात है, समय दो तो फिर ठीक है, नहीं तो नहीं समय दे पाएगा तो फिर बहुत दिक्कत है। भाई टॉप प्रायोरिटी पे रख कर समय देना है, बस यही बताए थे और कुछ नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं व्हाट इज Salesforce architecture। By now you know that you can use Salesforce to deliver a highly customized experience to your customers, employees and partners. You can do it without writing much or any code, and you can do it fast। तो ये हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि Salesforce एक यूज़ करने के बाद हम लोग बहुत ही फास्ट एक्सपीरियंस होगा, और ये कस्टमर्स को, एम्प्लॉयज़ को, पार्टनर्स को हेल्प करेगा, ठीक है ना। एक हाईली कस्टमाइज एक्सपीरियंस होगा, जिसको हम लोग कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, जिससे हम लोग फास्ट बना सकते हैं। अभी तक हम लोग कॉन्फ़िगरेशन समझ रहे थे कि जहाँ पे मूव क्लिक करके करना है, यहाँ पे अब बता रहा है कि सेल्सफोर्स को तुम हाईली कस्टमाइज करके भी कस्टमर्स को बेनिफिट दे सकते हो, और जिसमें जितना अच्छा, जितना ज़्यादा कोड लिखोगे उतना फास्ट वैसा तुम सिस्टम बना सकते हो, ये बता रहा है। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट सेल्सफोर्स? इट ऑल स्टार्ट्स विद आवर आर्किटेक्चर। तो ऐसा क्या है स्पेशल है सेल्सफोर्स का? तो ये आर्किटेक्चर से स्टार्ट होता है बेसिकली। Before you close out this window in a frantic attempt to avoid learning about what seems like a really boring subject, sit tight. Learning about Salesforce architecture is quite interesting, and understanding it makes working with the platform a whole lot easier। तो नाम जैसे कि थियोरेटिकली वही बताना चाह रहा है कि नाम से ही बोरिंग लग रहा है तो तुम बंद करना चाहोगे, नहीं आगे पढ़ना चाहोगे, लेकिन नहीं, पढ़ो और समझो, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बता रहे तो नॉर्मल लाइक blah blah. When you think about the Salesforce architecture, imagine a series of layers that sit on top of each other. Sometimes it helps to think of it as a cake, because cake is delicious and make it everything better। ओके, सो बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि Salesforce आर्किटेक्चर जो है उसको तुम ऐसे ले सकते हो कि एक सीरीज ऑफ लेयर्स है जो कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसा कि तुम अब समझ सकते हो, केक, केक का लेयर, केक का लेयर क्या होता है? एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, एक दूसरे के ऊपर लेयर चढ़ा हुआ होता है। तो ये समझाने की कोशिश करा है इजियर वे में कि एक सीरीज ऑफ लेयर्स है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, वैसे ही आर्किटेक्चर है। तो उस सीरीज ऑफ लेयर्स को कैसे समझेंगे? तो यहाँ देखो, जैसे देख रहा है कि एक लेयर यहाँ पे हुआ, एक लेयर यहाँ पे हुआ, एक लेयर यहाँ पे हुआ, तीन लेयर यहाँ पे है, और हर लेयर का अपना अपना एक मतलब बता रहा है। तो सबसे पहला लेयर पे आता है एप्लीकेशंस, कंसिस्टेंट पावरफुल फंक्शनलिटीज। जो ऊपर में एप्लीकेशन लेयर, जो कि तुम्हारा फ्रंट एंड हो गया, जहाँ पे तुम्हारा सेल्स, सर्विस और मार्केटिंग का काम होता है। तो हम लोग आज तक सेल्स का बात समझते आए हैं, सर्विसेज का बात समझते आए हैं, मार्केटिंग का बात समझते आए हैं। सेल्स जो है, जो सेल्स का काम बताए थे कि
जितना कंपनीज को लाता है, बेचता है, मैनेज करता है। सर्विसेज का काम वही होगा, कंसल्टिंग का काम कि दूसरा को सर्विस प्रोवाइड करना। तुम सेल्सफोर्स के थ्रू, जैसे कि जो सर्विसेज काम तुम लोग करोगे, तुम लोग सर्विसेज का काम करोगे। मार्केटिंग का काम वो हो गया जो हम बताए थे कि सेल्सफोर्स से कनेक्ट करके तुम जैसे बिजनेस लाओगे, मल्टीपल प्लेटफॉर्म के थ्रू, लिंक्डइन, फेसबुक सब कनेक्ट करके ला सकते हो। तो वो मार्केटिंग हो गया। प्लेटफॉर्म। अब दूसरा लेयर क्या होता है, जैसे कि फ्रंट लेयर तो दिख गया, फ्रंट लेयर सामने से हम काम कर रहे हैं सेल्स सर्विस मार्केटिंग में। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होता है वो डेटा सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एपीआईज। ठीक है। वो जो एपीआई तुम लोग को हम बताए थे पहले, वो टर्मिनोलॉजी सेम है, काम दो दूसरा बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो बोल रहा है सेकंड लेयर, उसके बाद का जो लेयर हो गया वो है तुम्हारा इसमें। अब डेटा से रिलेटेड इंटरनल काम होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई से रिलेटेड काम एपीआई से। तो ये सारा चीज़ तुम्हारा यहाँ पे सेकंड लेयर पे आता है, इसमें कि लाइटनिंग, हेरोको, एफेक्शन, ये सारा जो टर्म है ये हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड लेयर जो है वो दिखा रहा है सेल्सफोर्स ट्रस्टेड मल्टी टेनेंट क्लाउड। देखो, ट्रस्टेड मल्टी टेनेंट क्लाउड इस तरह से समझ लो कि ये आप उसका सर्वर साइड हो गया बेसिकली, समझा, जहाँ पे वो सारा डेटा हर कस्टमर का मतलब रखा होगा। जैसे कि आज के डेट में हम लोग सिंपल सा एग्जांपल लेंगे अपने घर में। तो घर में जो डेस्कटॉप होता है उसमें सीपीयू होता है, तो सीपीयू तुम्हारा काइंड ऑफ एक हार्ड डिस्क है जिसमें तुम्हारा सारा डेटा होता है। तो वो तुम्हारा पर्सनल डेटा है तुम्हारा हार्ड ड्राइव में, अगर तुम किसी के साथ शेयर नहीं करोगे तो तुमसे कोई चोरी नहीं कर सकता है। वैसे ही सिमिलरली क्या होता है, बड़ा बड़ा कंपनीज, बड़ा बड़ा जब सर्विस प्रोवाइडर होता है लाइक सेल्सफोर्स, इनका अपना 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 बहुत सारा सर्वर होता है, और वो सर्वर्स बहुत मल्टीपल जगह में होता है। इतना बड़ा होता है कि एक एक बिल्डिंग जैसा सर्वर होता है। तो समझ लो एक पूरा बिल्डिंग में खाली हार्ड डिस्क रखा हुआ है इस तरह समझ लो, और वहाँ पे सारा डेटा स्टोर है, तो इतना ज़्यादा सिक्योर रहता है कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो बेसिकली उसी टाइप का बता रहा है कि सारा डेटा ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, एक्सेस मॉडल क्या होता है, क्योंकि अगर वो सिक्योर नहीं करेगा तो कोई भी आके चोरी करके चल जाएगा, हैक करके चल जाएगा। तो वो मेनली बेसिकली ये पूरा बैकएंड समझाने की कोशिश कर रहा है कि फ्रंट एंड में जो तुम देखते हो, जो भी तुम क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी सेल्सफोर्स का ही पार्ट है ना। ये जो आज ट्रेलहेड कर रहे हैं सेल्सफोर्स का पार्ट है जो है। लेकिन पीछे में इसका क्या कोडिंग है, कैसे है, कहाँ से ये खींच के ला रहा है इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट में क्या है, इंटरनेट तुम्हारा कहीं तो उसका स्टोर है ना इंफॉर्मेशन, जहाँ से खींच के लाता है। तो वही समझ लो कि सेल्सफोर्स का भी इंफॉर्मेशन कहीं पे स्टोर्ड है, वो वाया इंटरनेट तुमको खोज के ला के देता है। तो मेनली इसमें ब्लू लाइन जो तुम देख रहा है, ये मेटा डेटा जो बोल रहा है, ये बैकएंड में जितना प्रोसेसिंग होता है, दो लेयर का आर्किटेक्चर, जो लाइटनिंग हेरो को ऐप एक्सचेंज हो गया, डेटा ऑथेंटिकेशन, ये सारा टर्मिनोलॉजी को बोलता है मेटा डेटा। तो वही है, तो जितना ये बैकएंड इंफॉर्मेशन है उसको ये लोग मेटा डेटा बोलता है, समझा। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन यहाँ तक? हम पूछ देंगे तभी नहीं बता पाओगे, क्वेश्चन पूछना नहीं है। ठीक है, there's a lot to unpack here, but let's focus on the most important points. Salesforce is a cloud company. Everything we offer resides in the trusted multi-tenant cloud. तो जैसा कि स्टार्टिंग से बताते आए हैं कि सेल्सफोर्स जो है ये क्लाउड कंपनी है, इसका जितना भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे होता है और वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, तो कहीं से भी काम तुम्हारा होगा। तो वही बता रहा है कि ये क्लाउड कंपनी है, और इसका सारा इंफॉर्मेशन मल्टी टेनेंट क्लाउड और ट्रस्टेड सर्वर्स में होता है, जहाँ पे तुम्हारा सब कुछ सिक्योर होता है। ठीक है, मल्टी टेनेंट, ये ट्रस्टेड, ये सारा हम बाद में बताएंगे, ठीक है, जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। The Salesforce platform is the foundation of our services. It's powered by metadata and made up of different parts like data services, artificial intelligence, and robust APIs for development. तो ये भी बता रहा है कि जो Salesforce प्लेटफॉर्म है तुम्हारा, वो प्लेटफॉर्म का जो फाउंडेशन है वो सब सर्विसेज से बना हुआ है, और बेसिकली पावर्ड बाय मेटाडेटा। मेटाडेटा जो टर्म है, धीरे धीरे सीखोगे, जैसे जैसे सेल्सफोर्स को जानोगे ना, तो मेटाडेटा ज़्यादा समझ में आएगा, और नहीं तो फिर फ्री टाइम में ये सब चीज़ को गूगल करना, हर एक टर्म को जब पढ़ना स्टार्ट करोगे ऑफलाइन, तो हर एक टर्म को फिर धीरे धीरे गूगल करना स्टार्ट करना, तो ज़्यादा समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो एंड मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स लाइक डेटा सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट्स एपीआई। सो बेसिकली हर एक चीज़ का मिक्सचर है, सब कुछ मिला के तुम्हारा सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। तो हर एक टर्म एक बहुत बड़ा बेसिकली हिस्सा है उस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए। तो ये एक एक वर्ड जो है, एक एक सेंटेंस जो है,
खुद में एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। तो मतलब जस्ट मतलब समझने के लिए सबको गूगल कर सकते हो, समझ में आ जाएगा। उसके बाद है all our apps sit on top of the platform are pre-built offering like sales cloud and marketing cloud along with the apps you build using the platform have consistent powerful functionality। तो इन सभी के ऊपर जो भी ऐप बनाते हो, वो बता रहा है कि जो भी ऐप बनाते हो सेल्स क्लाउड में, बेसिकली मार्केटिंग क्लाउड जो है ऐप्स के साथ में, तो ये सारा एक पावरफुल फंक्शनलिटी बनाता है। अभी ना हम लोग जब ऐप बना लेते हैं तो देखते हैं यूआई बहुत इजी हो गया, यूआई में तुम्हारा क्लिक किए तो यहाँ ड्रीम हाउस आ गया, इंस्टॉल हो गया ड्रीम हाउस। लेकिन उसके पीछे का कितना कोडिंग और कितना कस्टमाइजेशन है, वो उन सभी को उन सभी से इतना पावरफुल ऐप सब बनता है। तो वही बोल रहा है कि वो सब बहुत ही बेसिकली उसका फ्रेमवर्क डिफरेंटली बना होता है और जिसकी वजह से वो ऐसा ऐप बन पाता है। Everything is integrated. Our platform technology lies predictive analytics and the development framework are built into everything we offer and everything you build. Okay, so हर चीज इंटीग्रेटेड का मतलब हो गया हर चीज जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। जो प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी है वो सब जुड़ा हुआ है। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, ये टर्मिनोलॉजी भी हम लोग आगे पढ़ेंगे सबका। एंड द डेवलपमेंट फ्रेमवर्क भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फ्रेमवर्क काइंड ऑफ ऐसा हो गया कि जैसे रिक्वायरमेंट हम बताए थे, जब रिक्वायरमेंट लेते हो तो तुम उसमें पता रहता है क्या क्या यूज केस करना है, तो उसके हिसाब से अपना एक फ्रेमवर्क बनाते हो डेवलपमेंट का। तो वो है बेसिकली, इसको और डिटेल में हम लोग बाद में जानेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि अभी यहाँ पे ज़्यादा हैवी तो किसी को याद भी नहीं रहेगा तुम लोग को, और बाद में अपने से पढ़ के अपने से गूगल करके समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल यहाँ पे समझो कि सेल्सफोर्स आर्किटेक्चर में केक वाइज लेयर होता है, लेयर बाय लेयर इंफॉर्मेशन होता है। जो सबसे टॉप लेयर होता है वो एप्लीकेशन होता है, जिसमें कि तुम्हारा सारा प्री बिल्ड सब कुछ एप्लीकेशन मतलब कॉन्फ़िगरेबल होता है, खुद से इधर उधर क्रिएट कर सकते हो। बीच का जो होता है तुम वो जो जो काम करते हो ऊपर में, जैसे कि वो कस्टम फील्ड बना रहा था तुम लोग करेंट कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पे, तो जो हाँ। कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पे फील्ड बना रहा था वो सबको कैसे बनाता है, वो सब वहाँ पे बैकएंड में होता है। जो फील्ड बनाया वो सब यहाँ का पार्ट है। अब जो फील्ड बना के जहाँ स्टोर हुआ और वो जो प्रोसेसिंग चला स्टेप बाय स्टेप, वो तो तुम्हारे लिए जो क्लिक 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 से बनाना, तो क्लिक 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 का जो भी कोड वगैरह है जो भी है यहाँ पे लिखा रहता है सब। तो वही सब है, इस टाइप का आर्किटेक्चर के थ्रू वो मैनेज कर रहा है बेसिकली सेल्सफोर्स। हर चीज़ का कोड लिखा हुआ है। ओके, तो वाई ट्रस्ट द क्लाउड at Salesforce? Trust is our top priority. Not only are you keeping your sensitive data in your org, you are also building functionalities vital to your company's success on our platform. Our responsibility to keep your data functionality safe, not something we take lightly, which is why we are transparent about our services. तो बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि क्यों क्लाउड को ट्रस्ट करें बेसिकली। तो उसके लिए बता रहा है कि ट्रस्ट हमारा टॉप प्रायोरिटी होता है, और डेटा ऐसा सेंसिटिव चीज़ है कि इसको जितना ज़्यादा सिक्योर करके रखे उतना ज़्यादा मतलब सक्सेस होता है कंपनीज में। तो वही बोल रहा है कि तुम्हारा हर डेटा सेफ होता है, उसको कोई भी आके ही नहीं कर सकता है। और सो ये बता रहा है कि तुम अपना कंपनी का की फंक्शनलिटीज बिल्ड करते हो, कंपनी का रिक्वायरमेंट, तो तुम्हारा कंपनी का एक से एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सेल्सफोर्स में सेव करता है। अगर उसको सेल्सफोर्स सेफ ना रखे तो उसको कोई भी चोरी करके तुम्हारा आइडिया कोई भी ले आ सकता है। तो इसीलिए बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि ये सेल्सफोर्स डेटा को टॉप प्रायोरिटी रखता है, जैसे कि तुम लोग का सेल्सफोर्स अभी टॉप प्रायोरिटी है वैसे। Our trust site, trust.salesforce.com is a vital resource. You can use it to view performance data and get more information about how we secure your data. It also allows you any planned maintenance will be performing that might be impacting your access. जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि अब जैसे कि घर पे जब हमारा डेस्कटॉप आता है, तो घर पे डेस्कटॉप है, एक आदमी यूज़ कर रहा है चाहे दो आदमी यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा स्पेस का ज़रूरत नहीं है। तो हम सिर्फ एक सीपीयू उसमें एक हार्ड डिस्क लगा के काम चलाते हैं। लेकिन वही जब हमारा मेमोरी फुल होने लगता है, मान लो 2 टीबी का था मेमोरी या वो फुल होने लगा, तो जब भी हम लोग वो हार्ड डिस्क फुल आता है डेस्कटॉप का, तो हम लोग अलग से एक हार्ड डिस्क खरीद के लाते हैं, उसमें डाटा स्टोर करने लगते हैं। तो जब हम लोग का वो पर्सनल डेटा होता है, हम लोग
खुद से शेयर करते हैं। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी तुम लोग सुना ही होगा ये वर्ड, जिसमें कि पेन ड्राइव्स वगैरह में भी हम लोग सुनते थे कि ऐसा डेटा को इनक्रिप्ट करके डालो कि तुम्हारा कोई भी खोल नहीं पाए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड डेटा। तो ये छोटा छोटा प्रोटेक्शन हम लोग डालते हैं अपना लैपटॉप्स में, अपना पेन ड्राइव्स में, अपना इवन डॉक्यूमेंट सब में। तो वही है, मतलब उसी टाइप का। जब मल्टीपल, अब जैसे लैपटॉप है और घर में डेस्कटॉप है और मल्टीपल हार्ड डिस्क है, तो वो मैनेजेबल है तुम्हारे लिए। तुमको पता है कहाँ पे रखे हो, कौन सा सेल्फ पे रखे हो, कौन सा काम कर रहा है, कौन सा नहीं काम कर रहा है। लेकिन ऐसा और समझ लो, वर्ल्ड वाइड फेमस सेल्स फोर्स, जिसका कि लाखों लाखों कस्टमर होगा, उन लाखों कस्टमर का हजारों करोड़ों स्पेस का डेटा होगा। तो उतना सारा को मैनेज करना कितना टफ होता है। तो ये लोग क्या करता है, उतना सारा इंस्टेंस बोलते हैं हम लोग, ऑर्ग बोलते हैं, उतना सारा ऑर्ग बना के रखता है और उतना सारा सर्वर रहता है। हर जगह इनका एक सर्वर होता है। तो उन सभी सर्वर का स्टेटस देखने के लिए, उन सभी ऑर्ग का स्टेटस देखने के लिए कहीं एक जगह तो होना चाहिए। वो जगह होता है trust.salesforce.com। तो trust.salesforce.com क्या होता है, यहाँ पे तुम हर एक, जितना भी आज के रेट में सेल्सफोर्स का इंस्टेंस है, जो सर्वर्स है, उसका क्या स्टेटस है वो देख सकते हो। उसके बाद कौन कौन सा सर्वर डाउन है वो देख सकते हो, और कौन कौन सा सर्वर पे क्या काम चल रहा है वो सब सब देख सकते हो। तो इस पे जाने के बाद ये सब बहुत सारा चीज़ को तुमको पढ़ना पड़ेगा एक एक करके। तो जब तुमको देखना होता है स्टेटस वगैरह, जो भी चल रहा है तुम्हारा अपग्रेड, या कौन सा इंस्टेंस डाउन है वगैरह, वो सब तो तुम आके ढूंढ सकते हो। कोई भी न्यूज़ आना है, जैसे कि अब मान लो, सब सपोज सेल्सफोर्स का एक 1 लाख इंस्टेंस बना हुआ है। अब 1 लाख इंस्टेंस को यूज़ करने के लिए उतना ही 1 लाख कस्टमर भी है। अब सडनली क्या हुआ कि मान लो लैपटॉप का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ऑफिस में, या ऑफिस में मान लो दो 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 डेस्कटॉप है। दोनों डेस्कटॉप पे काम हो रहा है। एक एक डेस्कटॉप डाउन हो गया। क्यों डाउन हो गया, तो मान लो फॉर्म विंडोज उड़ गया या कोई सॉफ्टवेयर उड़ गया। तो एक जब डेस्कटॉप डाउन होता है तो हम लोग के पास स्टिल टाइम होता है कि तुम, इंजीनियर आएगा आके बना के जाएगा। लेकिन अब इतना बड़ा बड़ा कंपनी जहाँ पे इसका सिस्टम डाउन हो गया, तो कितना हजारों करोड़ों लाखों का नुकसान होने लगता है। तो उसके लिए उन लोगों को उतना टाइम नहीं, उतना पैसा नहीं होता है, उतना उतना टाइम और उतना पैसा बर्बाद ना हो, इसके लिए बैकअप रखता है। तो जैसे ही एक डाउन हुआ तो दूसरा को तुरंत एक्टिवेट करता है, ताकि जो कम कस्टमर का जो पैसा है और जो ट्रांजेक्शन है वो इम्पैक्ट ना हो। तो ये बड़ा लेवल पे, हाई लेवल पे काम सब होता है, जिसमें कि वो लोग सब कुछ देख सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, अभी यहाँ पे स्टेटस से आए, यहाँ से स्टेटस में आए हैं। स्टेटस में अब सेल्सफोर्स सर्विसेज का हम चेक कर रहे हैं। सर्विसेज में देखो हर रीजन वाइज है, अमेरिका का, EMEA का, एशिया पैसिफिक का। और ये सारा ग्रीन दिखा रहा है, मतलब सारा अवेलेबल है, एक भी अभी डाउन नहीं है। जैसे ही डाउन होगा ये सर्विस डिसरप्शन डिसरप्शन का आ जाएगा वहाँ पे बन के। फिर जैसे ही कोई मेंटेनेंस में होगा तो उसका आ जाएगा। तो सर्विस डिसरप्शन जैसे ही होता है तुरंत ईमेल आ जाता है कि भाई तुम्हारा XYZ इंस्टेंस में सर्विस डाउन है, तो उसको देख लो। और अगर मेंटेनेंस हो तो इसका भी 1 महीना 15 दिन पहले मेल आ जाएगा कि भाई मेंटेनेंस चल रहा है। ठीक है, जिससे कि अभी यहाँ पे इतना सारा पे मेंटेनेंस चल रहा है अभी, और मेंटेनेंस प्लान है तुम्हारा, वो सब डेट वेट दिया हुआ है। और डिस्ट्रप्शन जो रहता है, और डिस्ट्रप्शन मतलब हाई क्रिटिकल हो गया है अभी, इसलिए भी एक भी रेट नहीं दिख रहा। रेड मतलब बहुत डेंजर, मतलब लाखों करोड़ों का नुकसान होना स्टार्ट हो गया है। उसको तुरंत ये लोग ठीक करने की कोशिश करता है, इसलिए हमेशा तुमको रेड दिखेगा नहीं। रेड बहुत रेयर दिखता है। जैसे कि अभी रिसेंटली सुना होगा व्हाट्सअप डाउन हो गया था आधा घंटा के लिए। फिर सुना होगा यूट्यूब डाउन हो गया था 1 घंटा के लिए। तो वो सारा चीज़ जो डाउन हो जाता है, मतलब कि कोई चलता फिरता मेरा सर्वर था, वो इंटरप्ट हो गया है, जिसकी वजह से उसमें कुछ इशू आ गया है, जिसकी वजह से वो पूरा डाउन हो गया है। तो बेसिकली ये जितना भी देख रहे हो ये सारा इंस्टेंस है। इस इंस्टेंस पे इंस्टेंस सर्वर्स हो गया, जिस पे कि तुम्हारा सारा ऑर्ग रन करता है। अब हर ऑर्ग का एक स्पेस होता है, वो स्पेस कहाँ पे जाएगा, वो सारा स्पेस यहाँ पे आता है, ये सारा। तो ये प्रोडक्शन इंस्टेंसेस हो गया। ऐसा ही ऐसा तुम्हारा इसका भी इंस्टेंस होता है, जो जो डेवलपर एडिशन और प्लेग्राउंड, उसका भी इंस्टेंस होता है। तो बेसिकली वैसे ही सबका बना हुआ है। जैसे ये सर्विसेज का हो गया, ये मार्केटिंग क्लाउड का हो गया, ये सोशल स्टूडियो का हो गया, ये B2C कॉमर्स क्लाउड का हो गया। तो हर हर सेक्शन का अलग से इंस्टेंस बना बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे आके
स्टेटस देखते हो। जब भी कोई सर्विस डाउन होता है सेल्सफोर्स का, यहाँ पे आना है, कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी का भी सर्विस डाउन हुआ है, यहाँ आओगे इस पेज पे तुमको इजीली पता चल जाएगा, जिसमें हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन होता है। वही बता रहा है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से तुम कोई भी डेटा रिलेटेड, परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज है उसको तुम यहाँ देख सकते हो आके। अब बता रहा है शेयरिंग इज केयरिंग इन द मल्टी टेनेंट क्लाउड। देखो मल्टी टेनेंट वर्ड हम लोग यहाँ पढ़े थे, हम बोले आगे जाके समझोगे। यहाँ पे अभी थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन दिया है मल्टी टेनेंट क्लाउड के बारे में, कि जैसे कि हम बता रहे थे कि सर्वर्स हम लोग जानते हैं, घर पे हमारा एक ही दो सीपीयू होता है तो दैट इज़ एनफ। लेकिन जब हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों का आवाज़ है तो एक एक पूरा बिल्डिंग सर्वर होता है, जिसमें ये पूरा बिल्डिंग में तुम्हारा हर रूम में सर्वर्स में वही बेसिकली डाटा स्टोर होता है। ठीक है, तो अब मल्टी टेनेंट क्लाउड में क्या है, तो सो फार वी हैव बीन टॉकिंग अ लॉट अबाउट हाउसेस, बट रियली Salesforce is set up more like an apartment building. Your company has its own spaces in the cloud, but you have all kind of neighbors from mom and pop shops into multinational corporations. ठीक है, तो शेयर्ड रिसोर्सेज फॉर पावर, वाटर एंड बिल्डिंग मेंटेनेंस। अब जैसे ओके, इसको पूरा खत्म कर देते हैं। दिस आइडिया इज मल्टी टेनेंसी। मल्टी टेनेंसी इज अ ग्रेट वर्ड for making your sound smart at dinner parties, but really all it means is that you are sharing resources. Salesforce provides a core set of services to all our customers in the multi-tenant cloud. No matter the size of your business, you get access to the same computing power, data storage, and core features. Trust and multi-tenancy go hand in hand. Despite the fact that you are sharing space with our other companies, you can trust Salesforce to keep your data secure. You can also trust that you are getting the latest and greatest features with automatic seamless upgrades 3 times a year. Since Salesforce is a cloud service, you never have to install new features or worry about your hardware. All this is possible because of मल्टी टेनेंसी। तो बेसिकली ये बताना चाह रहा है टोटल मल्टी टेनेंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे। मल्टी टेनेंसी का मतलब हुआ कि यहाँ पे शेयरिंग केयरिंग चीज़ है, कि एक पूरा बिल्डिंग है जिसमें कि तुम्हारा सारा चीज़ सर्वर्स में है, और वही जो है सबको साथ शेयर होता है। अब आज के डेट में हम ऐसे समझ लेंगे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, एक व्हाट्सएप ग्रुप में 10 लोग हैं, 10 लोग ऑलरेडी हैं, तो उस ग्रुप में कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो वो इन्फॉर्मेशन वो 10 लोग को पता चलेगा। तो सिमिलरली अब एक मेरा बिल्डिंग है, उसमें वो सारा सर्वर्स है सेल्सफोर्स का। तो मल्टी टेनेंसी का हुआ कि कुछ भी होता है, एक छोटा चीज़ भी अगर अपडेट आता है तो उसका इम्पैक्ट और उसका यूज़ हर एक यूज़र कर सकता है। एक ही डिफरेंस होता है टाइम लैग का, कि अपडेट्स जैसे कि मान लो नॉर्मल मोबाइल में अपडेट आता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब मोबाइल में अपडेट आया तो जो भी करोड़ों यूज़र है एक ही दिन में सबको मिल गया। हो सकता है अपडेट करते 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 सबका 1 2 3 दिन लग जाए, समझा। तो वो बस वो टाइम का डिफरेंस होगा कि जिस दिन से अपडेट स्टार्ट होता है उस दिन से लेके जब तक हम कंप्लीटली लॉन्च ऑफिशियली बोल नहीं दिए कि हाँ हो गया है, 5 दिन 10 दिन जो लगा सबको कंप्लीट करने में, तो वो एक समय लग सकता है। बट मेनली कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि जो भी है एक जगह है, और सब कुछ शेयर्ड है, और सब कुछ सिक्योर है, और इसमें कोई भी मतलब डेटा ब्रीच नहीं हो सकता है, कोई भी डेटा कोई चुरा नहीं सकता है किसी का। तो मेन वही है। तो जब भी सेल्सफोर्स का कोई अपग्रेड आता है, तो नॉर्मली सेल्सफोर्स का साल में 3 बार अपग्रेड आता है। ठीक है, तो नाम है इसका विंटर, स्प्रिंग और समर। तो ये 3 अपग्रेड आता है, विंटर, समर और स्प्रिंग। ये 3 सीज़न के हिसाब से आता है, तो साल में 3 ही अपग्रेड देता है। ये 3 अपग्रेड में जब भी लॉन्च करेगा तो एक पूरा बड़ा सा न्यूज़ टैब रिलीज नोट शेयर करेगा, उसमें लिखेगा कि क्या क्या नया चीज़ हम लाए हैं और क्या क्या पहले से था और क्या क्या फिक्स किए बेसिकली। और वो जब आएगा वो सबको बेनिफिट देगा। तो ओवरऑल मल्टी टेनेंसी का वो है। मल्टी टेनेंसी का मतलब और भी बहुत कुछ होता है, तो यहाँ पे अभी सेल्सफोर्स के टर्म से तुमको, लेकिन इसको बहुत अच्छा चीज़ है, इसको अगर गूगल करके पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो। जैसे इतना ही खाली लिख के गूगल करना है तो आ जाएगा, बहुत सारा कुछ आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड तुमको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, तो पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा चीज़ है ये। जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट रखोगे तो ये सब चीज़ जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो मतलब बहुत सारा का ये होता है, मल्टी टेनेंट, सिंगल टेनेंट, तो वो सब चीज़ जब पढ़ोगे धीरे धीरे तो सारा समझ में आएगा। ओके, द मैजिक ऑफ मेटाडेटा। टू पुट इट सिंपली, मेटाडेटा is data about data. Wait, that's not simple at all.
when we say data about data, we are really talking about the structure of your Salesforce org. Let's think about an object like property. When our friends at Dreamhouse use Salesforce, they input and view data about properties. For example, a property can be located in Boston, cost 500,000, and have 3 bedrooms. Now imagine you stripped away all that specific data. What are you left with? You are left with property object along with all its fields like address, price, and number of bedrooms. You can also have page layout, security settings, and any other customizations you have made. All of these standard and custom configurations, functionality, and code in your org are metadata. Part of the reason you can move so fast on the platform is that Salesforce knows how to store and serve you that metadata immediately after you create it. Okay, so ओवरऑल मेटाडेटा के बारे में जैसा कि हम लोग डायग्राम में ही बता रहे थे कि सामने यूआई में जो भी तुमको इतना नाइस एंड क्लीन दिखता है वो सारा चीज़ वही है जो तुम बना रहे हो। जब तुम बनाने लगते हो एक्चुअली सिस्टम में, जो टेबल हुआ, जो हम ऑब्जेक्ट बताए थे, जो हम फील्ड बताए थे, तो ऑब्जेक्ट और फील्ड क्या है, वो डिफाइंड होता है। एक बार डिफाइन हो गया वो चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हो रहा है मेरा हमेशा? रिकॉर्ड्स। तो एक बार ऑब्जेक्ट डिफाइन हो गया, उसका फील्ड डिफाइन हो गया, तो वो मेरा हमेशा स्टे करेगा। सिर्फ रिकॉर्ड है जो मेरा दिन ब दिन उसमें ऐड होता जाएगा। सिमिलर टू एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल में मेरा टैब एक बार डिफाइन हो गया तो हो गया। उस टैब में हम कॉलम डिफाइन कर दिए। अब उस वो एक फॉर्मेट अगर हम बना दिए हैं कि स्कूल स्कूल में फिर डाले स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, स्कूल का स्टूडेंट कर लूँ, मतलब क्लास वगैरह जो भी, तो वो हम फॉर्मेट बना दिए हैं। लेकिन उसमें मेरा चेंज अब क्या होगा? हम फॉर्मेट कभी चेंज होगा, फॉर्मेट में सिर्फ ऐड होगा कि हाँ कल को डेट में एड्रेस आ गया एक और नया, फिर उसमें टीचर्स आ गया, फिर डिपार्टमेंट आ गया, तो वो एक्स्ट्रा ऐड होगा। लेकिन तुम रिमूव करना चाहोगे तो फिर वही है, तुम्हारा रिमूव भी कर सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारा डेटा भी लॉस होगा। तो जैसे कि फिर से अगर हम एक्सेल में आए कल की तरह में, तो स्कूल में अब हम नेम डाल दिए, फिर एड्रेस डाल दिए, फिर डिपार्टमेंट डाल दिए। अब यहाँ इंफॉर्मेशन डला गया है सब में, ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स में स्टोर होते चले गया। ठीक है, अभी आज के डेट में मेरा स्टोर हो गया स्कूल, स्कूल का नाम और स्कूल, ये डिफाइन हो गया। कल को डेट में अगर हमको चेंज करना है तो हम ऐड करेंगे। मान लो ऐड किए यहाँ पे कुछ भी क्लास क्लास ऐड किए, तो ये इतना एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड था पहले, तो उसमें डालना होगा हमको क्या है, क्लास 1, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 2। तो इसमें डाले ये सारा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो मेरा रिकॉर्ड सेम रहा। जब हम एक्स्ट्रा ऐड किए तो उसमें हम सारा चीज़ डाले। सिमिलर कॉन्सेप्ट ड्रीम हाउस में ऑलरेडी कॉन्टैक्ट बना हुआ था। कॉन्टैक्ट बना हुआ था, तुम क्या किया, एक गया और एक फील्ड डाल दिया प्री क्वालिफाइड फील्ड डाला, उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाला फॉल्स। तो जितना भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को ओपन करके देख रहा था तो वहाँ फॉल्स था। तो सेम कॉन्सेप्ट है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट स्कूल पहले से बना हुआ है, उसमें तुम्हारा 3 फील्ड पहले से बना हुआ था और उसका डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड था। तुम क्या क्या क्लास बनाया एक फील्ड और उसमें क्लास नेम डालना स्टार्ट किया, तो जितना एग्जिस्टिंग है सब में जाके अपडेट करना पड़ेगा क्लास नेम तुम्हारा। लेकिन कल को डेट में रिमूव करना चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करोगे तो डिफरेंस क्या आएगा कि अगर तुम इसको रिमूव कर दिया तो तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं जा रहा है, डिपार्टमेंट तो तुम्हारा एक फील्ड है जो जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपना डेटा भी लेके चल जाएगा। है कि जब डिपार्टमेंट ही गायब हो जाएगा तो डेटा कहाँ से रहेगा। तो यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे कि जो भी तुम्हारा डिफाइंड वन टाइम डेफिनेशन जो होता है कस्टम और चाहे स्टैंडर्ड, वो तुम्हारा मेटा डेटा होता है। तो यहाँ पे मेटा डेटा तुम्हारा क्या हो गया, ये जो मेरा फील्ड है तुम्हारा ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ विल बी अ मेटा डेटा। तो जो ऑब्जेक्ट हो वो भी मेटा डेटा हो गया, ये भी मेरा मेटा डेटा हो गया। मेटा डेटा मेरा क्या नहीं है, तो रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स मेरा मेटा डेटा नहीं है। मेरा मेटा डेटा ये है और ये है जो फिक्स्ड है। तो बेसिकली वही बताना चाह रहा है, जो मेटा डेटा यहाँ पे तुम्हारा, तो बहुत सारा चीज़ मिलके मेटा डाटा बनता है ना। अभी हम सिर्फ ऑब्जेक्ट और फील्ड का एग्जांपल बताएं, ऐसा धीरे धीरे बहुत कुछ समझोगे सीखोगे जो मेटा डाटा आएगा। तो वही बताना चाह रहा है कि मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा। तो डेटा अबाउट डेटा क्या है कि वो अगर ओवरऑल देखोगे तो सब सब चीज़ डेटा है मेरा।
तो सब चीज़ डेटा है, तो उसमें मेरा यूनिक डेटा है, तो क्या नाम बोलोगे? अब इसको भी डेटा, इसको भी डेटा बोल नहीं सकते, कंफ्यूजिंग होगा। तो सेल्सफोर्स नाम दिया है इसको एज अ मेटा डेटा, और ये हो गया तुम्हारा एक्चुअल डेटा जो शेयर्ड रिकॉर्ड डेटा हो गया, और ये हो गया तुम्हारा मेटा डेटा। तो बेसिकली वही बता रहा है यहाँ पे, एग्जांपल वही तुमको दिया है कि एक प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट है वहाँ पे, तुम्हारा ड्रीम हाउस में है, और जब भी तुम्हारा इनपुट किया और डेटा को देखा, तो एग्जांपल वो जो बॉस्टन वाला एग्जांपल हम लोग देखे थे कल, 5,000 500,000 वाला जो देखे थे, 3 बेडरूम वाला, तो वो डेटा था तुम्हारा। अब बोल रहा है इमेजिन करो कि जितना भी स्पेसिफिक डेटा है तुम हटा दिया, समझा, ये सब सब हटा दिया, तो अब तुम्हारे पास क्या बचा? तुम्हारे पास क्या बचा? तो तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट बता और उसका फील्ड बचा, समझा। अब जो डेटा है, हम वही चीज़ बताएं कि यहाँ से सारा डेटा को हम हटा दिए, ये हम रिकॉर्ड्स को हटा दिए, तो क्या बच गया? ये बच गया मेरे पास, और ऑब्जेक्ट बच गया। तो ये बोल रहा है कि जब तुम सबको हटा दोगे तो बच जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट और फील्ड और प्राइस नंबर, जो भी बेडरूम है वो सब बच जाएगा। तो उसके साथ साथ जो पेज लेआउट बोल रहा है, पेज लेआउट का नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो स्क्रीन में दिखता है ना, वो होता है पेज लेआउट। जैसे ड्रीम हाउस दिखा, ड्रीम हाउस के अंदर जब गए थे, प्री क्वालिफाइड फील्ड बनाया, प्री क्वालिफाइड फील्ड बना के जब कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड के अंदर घुसा, तो देखा एक पेज था, वो पेज में बहुत सारा फील्ड था सामने। तो पेज में जो फील्ड देखते हो ना, तो उसको लेआउट बोलते हैं। लेआउट तो ऐसे इंग्लिश टर्म है कि कोई भी एक ऐसा स्क्रीन जिसमें ऐसा है, उसको लेआउट बोल सकते हैं। तो वो पेज था, उस पेज में बहुत सारा फील्ड था, तो सेल्सफोर्स के टर्म में उसको बोलते हैं पेज लेआउट। सिक्योरिटी सेटिंग्स हम लोग बाद में समझेंगे क्या होता है, एंड एनी अदर कस्टमाइजेशंस यू हैव मेड, सो कस्टमाइजेशन भी हम लोग बाद में समझेंगे। तो बेसिकली इसका ये कहना है कि जब डेटा हटा देते हैं तो जो भी बचता है वो मेटा डेटा कहलाता है। ऑल दी स्टैंडर्ड एंड कस्टम कॉन्फ़िगरेशन फंक्शनलिटी एंड कोड, ओके, सो ये भी वही चीज़ हुआ कि जितना भी स्टैंडर्ड और कस्टम कॉन्फ़िगरेशन होता है, और जितना भी कोड लिखते हो, जितना भी फंक्शनलिटी लिखते हो ऑर्ग पे, तुम रिकॉर्ड के अलावा, रिकॉर्ड एक सेपरेट हो गया, रिकॉर्ड के अलावा कुछ भी तुम सेल्सफोर्स में कर रहा है बैक एंड में कॉन्फ़िगरेशन या कस्टमाइजेशन, वो सारा डेटा है, और सारा मेरा डेटा है। ठीक है। ओके, सो हाँ, बेसिकली, और ये लास्ट पार्ट ये बताना चाह रहा है कि आ, ये भी रीज़न है कि सेल्सफोर्स इतना फास्ट है। आज तुमको एक फील्ड बनाना हुआ तो तुम 10-15 4-5 क्लिक के साथ बना दिया, तो वो ऐसा सेल्सफोर्स डिजाइंड है कि तुमको जब मेटा डेटा बनाना है तो तुम इमीडिएटली बना सकते हो। आज जैसे तुमको जरूरत पड़ा ड्रीम हाउस में प्री क्वालिफाइड और वो प्राइस के लिए, तो तुरंत गए तो 2 फील्ड बना दिए, कितना इमीडिएटली बन गया, क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेबल था, और जिसकी वजह से वो फास्ट हम लोग कर लिए। तो वही बता रहा है कि ये फास्ट होता है। ऑल अबाउट द एपीआईज। Fundamentally, APIs allows different pieces of software to connect to each other and exchange information. Okay, so जो API हम लोग तभी पढ़े वो फील्ड का API था। अच्छा, अभी आगे पूरा पढ़ लो। If that sounds kind of abstract, take a quick look at the computer you are working on right now. You can probably find a series of ports or various shapes and sizes that support different kinds of connections. These are like the hardware versions of APIs. You don't have to know about the USB port works, how the USB port works. All you have to understand is what is that when you plug your phone into the USB port, it passes information to your computer. APIs are similar. Without knowing the details, you can connect your app with other apps or software systems. The underlying technology takes care of the specifics of how information passes throughout the system. So what does this have to do with Salesforce? Earlier, we talked about the database. When you add a custom object or field, the platform automatically creates an API name that serves as an access point between your org and the database. Salesforce uses that API name to retrieve the metadata and data you are looking for. For example, we can use a contact's name field in a bunch of places like the Salesforce mobile app, a custom page, or even an email template. That's all possible because of the API name. सो बेसिकली एपीआई, अगर तुम लोग सुन रहा है तो उसमें एपीआई एक नॉर्मल टर्म में यहाँ पे बहुत अच्छे से बताने का कोशिश किया है कि एपीआई क्या है, पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो एक दूसरे से कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं हम लोग। ठीक है, एक सेकंड। तो हम लोग एक दूसरे से मतलब एपीआई क्या होता है, डिफरेंट पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर
जो एक दूसरे से कनेक्ट करके जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है तो उसको एपीआई बोलते हैं। तो अब बहुत ही बढ़िया तरीका से समझाने की कोशिश किया है नॉर्मली एपीआई को यहाँ पे, जो कि बता रहा है कि इट साउंड्स काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट दैट टेक अ क्विक लुक एट द कंप्यूटर। सो बेसिकली कंप्यूटर का एग्जांपल लेने बोला है कि इसमें बहुत सारा क्या बोलते हैं तुम्हारा, बहुत सारा यूएसबी पोर्ट्स होता है, बहुत सारा कनेक्शंस होता है, जिसमें हम लोग को कुछ पता नहीं होता। पोर्ट्स होता है, गए हम लोग सिर्फ पोर्ट को लगाते गए, लगाए सब में और काम कर गया, लेकिन हम लोग ये कभी नहीं जान पाते हैं कि वो पोर्ट लगा रहे हैं तो उसमें हो क्या रहा है। एक से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, एक से हाँ मदरबोर्ड में कुछ कुछ कनेक्टेड है, हार्ड डिस्क वगैरह, रैम वगैरह। हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि उसको ऐसे लगाएंगे जगह पे तो काम करने लगेगा। और एक्चुअली में सिस्टम में हो क्या रहा है, जब एक दूसरे को लगा रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन पास हो रहा है। इलेक्ट्रिक वाला कॉर्ड लगाए तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ, रैम लगाए तो वहाँ से मेमोरी एक दूसरे में शेयर हो रहा है, उसी तरह से हार्ड डिस्क लगाए तो उससे मदरबोर्ड से जो भी इन्फॉर्मेशन है डेटा ट्रांसफर हो रहा है तुम्हारा मदर हार्ड डिस्क में। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ भी ऐसा कनेक्शन जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है वो एपीआई कहलाता है। तो वो जो सिस्टम में पोर्ट वगैरह का एग्जांपल लिया, वो हार्डवेयर वर्जन ऑफ द एपीआई है। उसी तरह से सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ द एपीआई वो होता है कि सिस्टम में ही तुम एक दूसरे को कुछ दो चीज़ को कनेक्ट किया और वो इन्फॉर्मेशन पास हुआ, तो वो एपीआई हो गया बेसिकली। तो दोनों को जो कनेक्ट करता है ना वो एपीआई होता है। जैसे कि अब मान लो, अच्छा ठीक है वो हम लोग देखते हैं आगे। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कुछ भी इंफॉर्मेशन जब कनेक्ट करता है, दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर जब एक दूसरे को कनेक्ट करता है तो वो एपीआई होता है, और जब इंफॉर्मेशन पास होता है वो जिसके थ्रू, तो वो हो गया। आप बोल रहा है एपीआईज आर सिमिलर विदाउट नोइंग द डिटेल्स, यू कैन कनेक्ट योर एप्स विद अदर एप्स और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी टेक्स केयर ऑफ द स्पेसिफिक हाउ इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि एपीआईज जो भी है ऐप टू ऐप कनेक्ट करके वो तुमको इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाता है, जिससे तुमको समझने का जरूरत नहीं होता है कि वो कनेक्ट किए तो उससे क्या काम हुआ मेरा। ठीक है। अभी एक नॉर्मल एग्जांपल तुमको एपीआई समझने के लिए ऐसे भी डाल सकते हो कि जैसे कि यहाँ से हम गए, यहाँ से हम हैंड्स ऑन ऑर्ग में गए, अब यहाँ से हम कनेक्ट और किए। तो यहाँ से कनेक्ट और किए तो ये क्या किया, कुछ किया और जाके मेरा एक लॉगिन खोल दिया। इस लॉगिन खोल दिया, यहाँ मारेंगे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक एपीआई यूज हुआ। ये क्या हुआ एपीआई में कि मेरा एक सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर से लिंक करने के लिए वो क्या किया, यहाँ से हम जब हैंड्स ऑन में क्लिक किए तो इस बटन में जैसे ही क्लिक किए यहाँ से कोई एक एपीआई कॉल हुआ होगा। उस एपीआई कॉल से जैसे ही हुआ वो दोबारा तुम्हारा एक पेज खुल गया, यहाँ से जब हम इसको लॉगिन करेंगे तो वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये भी काइंड ऑफ एन एपीआई यूज हुआ होगा पीछे में, जो कि दो सॉफ्टवेयर को कनेक्ट किया। दो सॉफ्टवेयर क्या कनेक्ट हुआ है, एक तुम्हारा सेल्सफोर्स ट्रेल हेड, एक तुम्हारा सेल्सफोर्स का लॉगिन पेज, वो दोनों को कनेक्ट किया है। तो वैसे ही हम लोग इन्फॉर्मेशन जब पास करते हैं बिटवीन टू टू एप्स और टू सॉफ्टवेयर्स, और जब इन्फॉर्मेशन पास करते हैं तो उसको बेसिकली एपीआई होता है वो। तो वही बता रहे हैं कि सेल्सफोर्स में इसका क्या काम है, कैसे सेल्सफोर्स में इसको यूज़ कर, सेल्सफोर्स में इसका क्या यूज़ है। तो हम लोग जैसे कि पहले डेटाबेस के बारे में समझे थे। अब डेटाबेस तो बताए थे कि डेटाबेस वो होता है जहाँ पे हर तुम्हारा हर तरह का डेटा स्टोर हो सकता है, इंक्लूडिंग योर मेटा डेटा एंड रिकॉर्ड्स। तो डेटाबेस में सिर्फ तुम्हारा मेटा डेटा नहीं होता है, तुम्हारा डेटा भी होता है। तो डेटाबेस में हर कुछ स्टोर होता है बेसिकली। तो ये बता रहा है कि अर्लियर वी टॉक्ड अबाउट डेटाबेस, व्हेन यू ऐड अ कस्टम ऑब्जेक्ट और फील्ड, the platform automatically creates an API name that serves as action point between your org and the database। तो बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि आज के डेट में जब तुम कोई फील्ड बनाया, जो हम लोग समझ रहे थे जैसे क्लास फील्ड बनाया, तो ऑटोमेटिकली उसका उस क्लास फील्ड का क्या बन जाएगा, एक एपीआई नेम बन जाएगा। ठीक है। तो ये एपीआई नेम इसलिए भी बना, तो हम बता रहे थे कि यूनिकली इसको हम लोग कोड में यूज़ कर सकते हैं, पहले हम बता रहे थे ना। तो उसको वही चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा है कि डेटाबेस में डाल तो दिया तुम, लेकिन सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि वो किस ऑब्जेक्ट का है, किस टेबल का है। तो इसके लिए उसका हर एक चीज़ का यूनिक इन्फॉर्मेशन बनाता है, जिसको एपीआई नेम से जानते हैं, जो डेटाबेस से कनेक्ट करता है। तो जब सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी वो कनेक्टिविटी क्या हो रहा है, डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो रहा है तुम्हारा। तभी जाके हम कोई भी कस्टम ऑब्जेक्ट, कोई भी फील्ड को वहाँ से डेटाबेस से खींच के ले आता है और तुमको सामने दिखाया जाता है कि ये देखो ये ऑब्जेक्ट है और इसका ये फील्ड्स है। तो बेसिकली वही बोल रहा है, the platform automatically creates, ओके ये हो गया एक्सेस पॉइंट बिटवीन योर org एंड द डेटाबेस। तो ये बेसिकली वही बता रहा है कि org और डेटाबेस को कनेक्ट करके ही तुमको ये सब हुआ है। ओके,
तो अब सेल्सफोर्स बेसिकली यही एपीआई नेम यूज़ करता है तुम्हारा मेटा डेटा और जो डेटा तुम देखना चाह रहे हो। तो ये धीरे धीरे और जब भी क्लियर होने लगेगा, जब हम लोग एक्चुअल में उसका यूज़ करने लगेंगे इस एपीआई नेम्स का हम लोग। क्योंकि आज के डेट में अगर मेरा इसमें लिखा हुआ है ऐसे एक्सेल फाइल में, तुमको हम बोलेंगे हमको डेटा चाहिए, तुम क्या करोगे, जाओगे लैपटॉप खोलोगे, जहाँ पे तुम रखा होगा ये एक्सेल फाइल, वहाँ से निकालोगे, वहाँ एक्सेल फाइल निकाल के फिर हमको ला के दो कि अरे क्लास ASTF स्कूल का बेसिकली डिपार्टमेंट ASTF है और वट एवर और क्लास 1 है। तो ये तुम जाके खोज के दोगे। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम बोलेंगे हमको बाहर से ही बिना उसमें घुस के देना है, तो कैसे निकालेंगे। तो एक टर्म होता है, वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये एपीआईज का ही यूज़ होता है जिससे तुम तो जो भी डेटा रखा होगा वो डेटा स्टोर किया होगा उसको निकाल के ले आएगा डेटाबेस से। तो वही बता रहा है कि निकाल लेगा। कॉन्टैक्ट नेम बंच पेज मोबाइल टेम्पलेट। ओके, सो यहाँ पे अब एग्जांपल लेके दिखाया है कि एक कॉन्टैक्ट तो हम लोग पढ़ ही लिए, समझ लिए कॉन्टैक्ट क्या होता है। जब वही बोल रहा है कॉन्टैक्ट में जो कॉन्टैक्ट नेम होता है फील्ड, वो बहुत सारा जगह यूज़ हुआ होता है सेल्सफोर्स में। मोबाइल में, ऐप में, कस्टम पेजेस है, ईमेल टेम्पलेट वगैरह, ये सब जो टर्म है ना, ये सब धीरे धीरे बाद में समझोगे। कस्टम पेज, मोबाइल, ईमेल टेम्पलेट। तो अभी सिर्फ इतना जान के रखो कि कॉन्टैक्ट नेम होता है एक फील्ड, कॉन्टैक्ट में जो एक नेम फील्ड है, उस फील्ड को बहुत जगह में यूज़ करता है। और वो सारा जगह में क्यों यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि एपीआई नेम है उसका। तो ये एग्जांपल तो हम पहले भी तुम लोगों को बताए थे कि एपीआई नेम का रीज़न ही होता है कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सेम नाम का अगर 2 क्लास है मेरा, तो हम एपीआई नेम से ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब उसको यूज़ कैसे करके दिखा रहा। तो ईमेल टेम्पलेट वो है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर डॉट नेम, प्रॉपर्टी डॉट नेम। तो नेम मेरा स्टैंडर्ड है, नेम कभी चेंज नहीं हो रहा है कि नेम में अंडरस्कोर सी नहीं है। लेकिन डिफ्रेंशिएट कैसे कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट से। तो वही हो गया ना कि स्कूल डॉट क्लास। अब यहाँ पे मान लो एक और हम बना दिए डायरेक्ट, कोई स्कूल का नाम डायरेक्ट हम बना दिए कि DAV। अब यहाँ पे भी क्लास है, तो कैसे वो डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, यहाँ पे स्कूल डॉट क्लास है, स्कूल का क्लास है, और यहाँ पे DAV डॉट क्लास, तो DAV क्लास है। तो ऐसे यहाँ बता रहा है कि नेम स्टैंडर्ड होता है, नेम सबका हो सकता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि प्रॉपर्टी डॉट नेम या कॉन्टैक्ट डॉट नेम। तो कॉन्टैक्ट डॉट नेम कॉन्टैक्ट का नेम बताएगा, प्रॉपर्टी डॉट नेम प्रॉपर्टी का नेम बताएगा। तो यहाँ पे तो एग्जाम्पल बना कर दिया कि हाय समवन, जो कि यहाँ प्रॉपर्टी डॉट नेम से आया, कॉन्टैक्ट नेम से आया। अब बताया प्रॉपर्टी नेम, तो हाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे XYZ वॉट एवर प्रॉपर्टी आया। तो जैसा ये सब भी धीरे धीरे जब आगे हम लोग बिल्ड करेंगे तो समझ में आया कहाँ से क्या हो रहा है। The core of the API's power is that all of your data and metadata is API enabled. This might not seem like a big deal right now, but the API gives Salesforce a huge amount of flexibility. It lets you move beyond the normal idea of business software and build unique and creative solutions for your company. Check out this video for an example of just how far you can take it. So basically बता रहा है कि API, the core of API जो है बहुत पावरफुल होता है, जो कि और जितना भी तुम्हारा डेटा और मेटा डाटा है, वो एपीआई इनेबल्ड होता है। तो इससे ये सुनने में बहुत इजी लग रहा है, वही बता रहा है कि एपीआई इनेबल्ड लग रहा है कि यार तो नाम ही है, इजी लग रहा है। लेकिन ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट करता है सेल्सफोर्स में। और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, क्योंकि इससे तुम एटलीस्ट पता कर सकते हो कि हाँ कैसे रीड करना है, कैसे उसको यूज़ करना है। तो इसकी वजह से ये बहुत क्रिटिकल है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है बेसिकली सेल्सफोर्स के टर्म में, जब भी इसका यूज़ हो रहा होता है। तो इस यही बताना चाह रहा है कि एपीआई का बहुत ही हैवी यूज़ है, और उससे ही बेसिकली यूनिकली जो कंपनीज में जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा वो सब चीज़ वो करेगा वैसे ही उससे। अब अब वीडियो दिखाने के बाद बोल रहा है यहाँ साउंड तो आएगा नहीं। ये साउंड आ रहा है तुम लोग को? कोई अनम्यूट करके बोलो, साउंड आ रहा है? हल्का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो हम इस वीडियो को, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 मिनट का वीडियो है, पता नहीं हम चलाएंगे तो कितना फ़ायदा तुम लोग उठा पाओगे। तो ये वीडियो तुम लोग ऑफलाइन देख लेना,
अभी और ऑफलाइन देख के फिर हमको बताना कोई क्वेश्चन होगा तो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेक्निकल टर्म यूज़ किया होगा बहुत ही ज़्यादा। हम चला सकते हैं लेकिन तो ही तुम लोग को आएगा कि नहीं पता नहीं। नहीं यार, छोड़ो बस। with Salesforce. So it allows you to visualize business data in 3D in Minecraft. So let's look. I'm going to click single player and say I'm going to create a new world. Change to creative mode and create new world. So what's happening now is just Minecraft starting as usual. I'm actually running Minecraft Forge, which allows me to create these modifications or mods from Eclipse. So you can see Eclipse in the background and see some debug output at the bottom. And right now I'm just in vanilla Minecraft. There's some things over there. It's going to be a forest with some snow. What I'm going to do is /login, and what's going to happen is it's going to switch to the fourth dimension. Now, if you can probably see there at the bottom, if you put in a resolution, a whole bunch of names popped up, spawning contact, and then a bunch of names, and here we are in dimension in Minecraft with a building for each of the accounts that is in my org. So it's a demo, or rather a developer edition org. So you might be familiar with some of these names. What have we got here? We've got GenePoint. Let's have a look at this guy over here. See who we've got. And this is, oh, it's Edna Frank. So it's a lady. But this is, it's a Minecraft villager with its own AI. They tend to wander around. So this is one of the contacts in my org. Each contact has one of these villagers created for it. If I go back to GenePoint, running around here, I'm going to open the door. Then I look inside and we can see that each account has multiple levels, and each level is associated with an opportunity. So here's GenePoint SLA. If I go up these steps up to the next level, I can say this one, see this one is it GenePoint Lab Generators. Is there another one? This one is GenePoint Standby Generator. Okay, so these are opportunities on the GenePoint account. And if we have a closer look here, we can see that there is a sign for each stage. So perception analysis, proposal, price quote. This one's already set to closed one. So let's have a quick look at it in regular Salesforce. What's this GenePoint Standby Generator? So here's my recent opportunities. I can actually just search here. GenePoint Standby should give us it. There we go. There's the opportunity. As you can see, it's closed one. Let's have a look here, see what happens now when we change it to say back to negotiation review. Okay, maybe we were a little premature with that. Okay, I'm going to press save, go back really quickly here, and did you see that? What we've got is a connection to Salesforce. So not only are we reading the state of the opportunity and setting the switch, but when we update it in Salesforce, by the streaming API, we're getting a notification to flick that switch. And let's have a look what happens when we say closed one here. So we flick that switch, and what should happen? Oh, that he ran away, but that contact came by. There's a message here. Opportunity closed for 85,000. I've got 8 gold, I think, and 5 redstone. I've got an exchange set up between the Minecraft precious materials and dollars. And if we go back, remember we flicked it here to closed one. If we go back to Chrome and refresh here, we should see the stage. The stage has changed to closed one. So we have we're reading data from Salesforce, setting up this world, setting up these levers. We are subscribing to the streaming API. So when you make changes in Salesforce, I can show you that again quickly. I change this back to, let's change to perception analysis.
So go back really quickly. You can see it's almost the streaming API is very high performance these days. Almost faster than I could tab back. It's click that switch, and again, if we flip it from here, it updates in the org, and also we have actions happening in the Minecraft world. Again, if I refresh here, it's back to closed one. So there we go. A lot of fun building this. I'm sure you can think of plenty of fun things to do, things you could hook up between Salesforce and Forcecraft. There's really no limit if you've got custom objects you wanted to represent in this world in this way. Lots of fun things that you can get done. If you've got any thoughts, let me know in the blog comments. And thanks for watching. Happy New Year. ओके सो बेसिकली सुन तो नहीं पाया होगा, हम बता दें क्या था इसमें। क्या था, जैसे कि हम लोग एपीआई का बात कर रहे हैं। एपीआई क्या करता है कि दो सॉफ्टवेयर इसको कनेक्ट करके तुम्हारा इन्फॉर्मेशन पास करता है। तो इसमें एक एग्जांपल दिखाया फोर्सक्राफ्ट का। फोर्सक्राफ्ट एक बेसिकली गेम दिखाया। उसमें क्या दिखाया कि उस फोर्सक्राफ्ट को सेल्सफोर्स से कनेक्ट कर दिया है, और सेल्सफोर्स का जो अपॉर्चुनिटी हम लोग सुन रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी का स्टेज जो चेंज कर रहा था, तो देख रहा होगा वर्ल्ड चेंज हो रहा था जो। तो वही बोल रहा है कि ये चीज़ तुम लोग भी कर सकते हो खुद से एज ए प्रैक्टिस, इंटीग्रेट करके माइनक्राफ्ट से। तो बोल रहा है कि while it's truly amazing that you can integrate your Salesforce data with Minecraft, there are also many practical applications for the API. Every time you use Salesforce, whether you are using the standard functionality or building a custom app, you are interacting with the API. So basically बता रहा है कि जो भी API से इंटरेक्ट करके तुम ऐसे ही माइनक्राफ्ट से भी कनेक्ट करके तुम भी ये काम कर सकते हो। इसमें गेम में जाके अगर वो प्लग इन प्लग आउट करोगे जो भी, तो एक सिमिलरली सेम टाइम में आके सेल्सफोर्स में तुम्हारा डेटा भी अपडेट हो जाएगा। वैसे ही सेल्सफोर्स में जब तुम अपडेट मारोगे तो वो गेम में जाके वो गेम में अपडेट हो जाएगा। तो ऐसा तब हो पा रहा है क्योंकि वो गेम और सेल्सफोर्स दोनों को कनेक्ट किए हैं एपीआई के थ्रू, जिससे इंफॉर्मेशन बैक एंड फोर्थ पास हो रहा है और वो सब काम हो रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो बेसिकली रिसोर्सेज में अब दिखाया है ये सारा रिसोर्सेज यूज़ करना है। रिसोर्सेज यूज़ करके बेसिकली इसमें जो एडिशनल लिंक्स वगैरह होगा उसका रिसोर्सेज है, और जिस रिसोर्सेज से तुम्हारा ये पूरा एक्सरसाइज बनाया होगा। तो क्या कॉपीराइट राइट्स ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन आर यूज्ड विद परमिशन ऑफ द हेब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म रिप्रेजेंटेड एक्सक्लूसिव बाय क्रेडिट जेरूसलम। ओके, तो आइंस्टाइन का भी कुछ डेटा यूज़ किया, शायद पता नहीं किया होगा। Okay, our trusted multi-tenant question answer. 3 question. The Salesforce API is okay. Metadata refers to